नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 12 अप्रैल साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल ने ईरान के साथ जो काम किया था और जिस हिसाब से जेनोसाइड करने का काम अमेरिका ने किया था, आज उसके एक्सक्लूसिव तस्वीरों, साथ ही ग्राउंड लेवल पे जाके भारत के एक शख्स ने वहां पे वीडियो बनाया है। और इस वीडियो में क्या कुछ दिखाया, उस चीज को जब आप देखेंगे तो देखने के बाद दोस्तों आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और साथ ही अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हो रही थी वो बातचीत फेल हो गई है। जी हाँ, ऑफिशियल रिपोर्ट आ गई है कि वो बातचीत फेल हो गई, क्योंकि अमेरिका का जो लालच है वो लालच इतना आगे बढ़ चुका है कि अमेरिका ने वहां पे एक ऐसी डिमांड रख दी जिसको मानना ईरान के लिए मंजूर ही नहीं था। और ऐसे हाल में फिर वही हुआ जिसका डर था, और बातचीत अभी के लिए कैंसिल हो चुकी है। उसका कोई पॉजिटिव रिस्पांस निकल के सामने नहीं आया है। और ऐसे हाल में क्या कुछ होने वाला है वो भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा दोस्तों। और साथ ही कतर ने भारत को एक आश्वासन दिया है। अब यह आश्वासन कितना सही है, कितना गलत है, कितना फेक है, कितना प्रोपोगेंडा है, इसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल बताने वाला दोस्तों। और साथ ही इस वीडियो में आपको यह भी पता चलेगा कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर तो यार दिल जीतते चले जा रहे हैं। जी हाँ, साफ बात है कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर एकदम दिल जीतते चले जा रहे हैं। और क्या कुछ नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह कर रहे हैं, उसको देख के हमारे देश के नेताओं को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और इस वीडियो को आज आप शेयर भी कर दीजिएगा। आमतौर पर यह बात बहुत कम बोलता हूं, क्योंकि आज जरूरी है, हमारे देश के नेताओं को आईना दिखाना जरूरी है, इस वजह से शेयर जरूर कर दीजिएगा। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में आपको यह भी बताएंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खतरनाक प्लान बनाया। अब ये प्लान कौन सा है, इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बताएंगे। यानी यकीन मानिए दोस्तों, एक ही वीडियो में पूरी दुनिया की वो बड़ी खबरें जिन खबरों को देखने के लिए आपको किसी दूसरे चैनल पे जाना पड़ता, अलग अलग वीडियो को आप देखते, कम से कम 4-6 घंटे आप यूट्यूब पे वीडियो ही देख डालते, उसके बावजूद भी आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाती। लेकिन एक ही वीडियो में पूरी मिडिल ईस्ट की वो तमाम बड़ी खबरें हम लेके आते हैं जो आपके लिए बिल्कुल जरूरी भी है और साथ ही जिनसे आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी है। तो आप एक ही वीडियो में अगर सारी खबरों को देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को आप लाइक कर लें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं वो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहले सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही दोस्तों ईरान के हवाले से, कि ईरान में जो बातचीत हो रही थी 4 घंटे तक ये बातचीत चली। इस बातचीत को लेकर पाकिस्तान ने अच्छी खासी मेहनत की थी। पाकिस्तान ईरान के आगे काफी गिड़गिड़ाता है, काफ़ी रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि आप सामने से बात कर लीजिए, जेडी वेंस आए हैं उनसे आप डिस्कशन कीजिए। जेडी वेंस बढ़िया आदमी है, वो ट्रम्प की तरह सनकी नहीं है, वो अच्छी चीज़ों को समझाएंगे, आपके हितों की रक्षा करेंगे। लेकिन जैसे ही अमेरिका के ऑफिशियल ईरान के ऑफिशियल को देखते हैं, उसके बाद जब बातचीत शुरू होती है तो शुरुआत में तो चीज़ें थोड़ी बहुत सामान्य ट्रैक पे जाती हैं। लेकिन अमेरिका ने एक जिद पकड़ ली कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मामले पे हमको शेयरिंग चाहिए। मतलब क्या है कि जो रिसोर्स अब तक सबके लिए फ्री था, ईरान की जमीन से वो लगा हुआ है, तो ईरान ने कहा कि हम इस पे टोल लेंगे और जहाजों को सेफली वहां से पास होने देंगे। ईरान ने जब ये डिमांड रखी तब अमेरिका का स्टैंड ये था कि ऐसा है, ये नेचुरल रास्ता और इस पे कोई भी टैक्स वैक्स नहीं लगेगा। पूरी दुनिया अमेरिका की तरफ देख के कह भी रही थी कि यार देखो डोनाल्ड ट्रंप कितना बढ़िया आदमी है, इसने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खाली कराने की बात बोला है और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज फ्री हो जाएगा। अब सुनिए, जब बातचीत के टेबल पे अमेरिका पहुंचता है तो वहां पे इसका रंग बदल जाता है। जी हाँ, बातचीत के दौरान जेडी वेंस समेत इनके जो मार्को रूबियो गए थे, स्टीव विटकॉफ गए थे, इसके अलावा जो जेरेड कुशनर गया था ट्रंप का दामाद, इन तमाम लोगों ने डिमांड रख दी कि देखो टोल तो तुम लगाओ, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन टोल लगाने में हमें भी हिस्सा चाहिए। इसका मतलब क्या दोस्तों, मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। देखिए, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मुद्दे पे केवल 2 लोग बातचीत कर रहे हैं। ईरान बातचीत कर रहा है, वो तो समझ में आता है कि ईरान की जमीन से लगा हुआ है, लेकिन अमेरिका कौन होता है बातचीत करने वाला? भाई सऊदी बात करता, दुबई बात करता, कतर बात करता, बहरीन बात करता कि भाई हमारे जहाज यहां से गुजरते हैं, तब तो समझ में आता है। लेकिन अमेरिका 7 समंदर पार आके यहां पे बिजनेस खोलने के प्लान में था कि देखो हम ही दोनों बातचीत कर रहे हैं, तुम भी लगा लो, हम भी लगा लें, दोनों माला माल। लेकिन ईरान इस पे नाराज हो गया। ईरान ने कहा कि तुम क्यों लगाओगे? अमेरिका ने कहा भाई तुम लगा रहे हो तो हम भी लगाएंगे। ईरान ने कहा कि हमारी जमीन है, हमारे घर के आसपास का इलाका है, हम चाहे जो लगाएं। हु द हेल आर यू? इसी बात को लेकर दोस्तों 4 घंटे तक बहस चली और अंत में ईरान के लोगों को जब लग गया कि यार ये बेहया किस्म के इंसान है, इनसे कोई बातचीत करने का फायदा नहीं है, तो फिर अंत में ईरान के ऑफिशियल उस मीटिंग को कैंसिल आउट करते और कहते कि ठीक है, आगे हम देखते हैं, अपने सीनियर लीडर से समझेंगे। और उसके बाद
बातचीत 4 घंटे बाद बिना किसी कंक्लूजन के खत्म हुई। अब अगले फेज की बातचीत कब होगी, क्या होगी, इसके बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं आई है। लेकिन हाँ, जो पहला फेज था इसमें सारी चीजें बिल्कुल उल्टी पड़ गई। ना ही कोई सफलता के निशान दिखे, ना ही बातचीत में कोई कंक्लूजन बन पाया, और ना ही अमेरिका अपनी घटियापंथी से बाज आया, और ना ही ईरान झुकने को तैयार हुआ। तो ऐसे हाल में दोस्तों जो पहली बातचीत थी वो फेल हो गई है, और इसी दौरान इजराइल भी अपने मंसूबों को ऐसे ऐसे तरीके से दिखा रहा है कि आप देखेंगे तो आप डर जाएंगे। जी हां, आज साफ तौर पे बेंजामिन नेतन्याहू ने डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करके दिखाया कि जब तक हम ईरान के रेजिम को चेंज नहीं कर देते, जी हां ध्यान से सुनिए, जब तक हम ईरान के रेजिम को चेंज नहीं कर देते, और साथ ही ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो लेबनान में भी है यानी हिजबुल्लाह की बात की, गाजा में है यानी हमास की बात की, और यमन में है यानी हुतीस की बात की, इसके अलावा इराक की भी बात की जहां पे कुर्द फोर्स है। इन तमाम ग्रुपों के बारे में साफ तौर पे कहा कि जब तक हम इनको कंप्लीटली खत्म नहीं कर देंगे, जब तक इनको हम मार नहीं देंगे, इनको मिटा नहीं देंगे, हमारी लड़ाई जारी रहेगी, कोई भी सीज फायर नहीं होगा। यानी अब बेंजामिन नेतन्याहू ने लेबनान के अलावा गाजा का भी जिक्र कर दिया, सीरिया का भी जिक्र कर दिया, इधर इराक का जिक्र कर दिया, इधर यमन का जिक्र कर दिया। इधर इतनी तमाम कॉम्प्लिकेशन केवल लेबनान को लेके थे, लेकिन जब बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया तो इस ऐलान के बाद दोस्तों खतरा और बढ़ता हुआ नजर आ रहा। इसी दौरान बेंजामिन नेतन्याहू ने वो बयान दिया जैसे डोनाल्ड ट्रंप बेइज्जत हो गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीख रहा है कि हमने न्यूक्लियर तबाह कर दिए, हमने बेसिस तबाह कर दिए, हमने धरती उखाड़ के फेंक दी, हमने उनके परमाणु ठिकानों को काम करने लायक नहीं छोड़ा, हमने बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरों को तबाह कर दिया। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की चीजें हैं और जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो पहाड़ों के अंदर रखी गई हैं, और इतनी गहराई में रखी गई हैं कि जो B-2 बॉम्बर है, जो सबसे खतरनाक बॉम्बर मारा जाता है, उस B-2 बॉम्बर के मिसाइल गिराने के बाद भी उस जगह को कोई डैमेज नहीं हो सकता। यानी बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ तौर पे बता दिया कि इतने दिनों तक जो भी हमने हमले किए न्यूक्लियर के नाम पे, जो भी हमने हमले किए बैलिस्टिक मिसाइल के नाम पे, वो तमाम हमले हमारे फेल हो गए, चूंकि हमारे जो हमले थे उतनी गहराई तक, उतने डेप्थ तक पहुंच ही नहीं पाए जितने डेप्थ पे ईरान के न्यूक्लियर्स रखे हैं, और साथ ही जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो भी इतनी गहराई पे कि हमारा कोई भी बम वहां तक नहीं पहुंच पाया। यानी डोनाल्ड ट्रंप जितना फेकम फाकी कर रहे थे उन तमाम चीजों पे साफ तौर पे फुल स्टॉप लगाने का काम किया है वो भी इजराइल ने। हालांकि इसी दौरान दोस्तों भारत के एक शख्स हैं जिनका नाम है जमीर अब्बास जाफरी, ये ईरान के कट्टर सपोर्टर भी हैं, और इनकी वीडियोस दोस्तों काफ़ी अच्छी लगती हैं। इन्होंने अलग अलग जगहों पे बहुत ग्राउंड लेवल वीडियो भी दिखाया, साथ ही ये डिप्लोमेटिक तरीके से भी बातचीत करते हैं। कई बार इनको आप पॉडकास्ट वगैरह में भी देख सकते हैं, कई बार इंटरव्यू वगैरह में भी देख सकते हैं, कई बार लाइव डिबेट शो में भी आप इनको देख सकते हैं। और ये इस समय तेहरान गए हैं। तेहरान में ये मंजर दिखा रहे तबाही का, और बहुत सारे ऐसे भारत के लोग हैं, अब उनकी सोच को क्या कहूँ, ये ईरान की बात आप हटा दीजिए, मुसलमानों से नफरत में इस कदर अंधे हो गए हैं कि अपने ही राष्ट्रपिता का अपमान देख पाएंगे। मतलब इनका वो हाल है कि पति भले ही मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए, वही हाल है इनका। सोचिए, महात्मा गांधी हॉस्पिटल बना था तेहरान के अंदर, जो बच्चों के अस्पताल का सबसे बड़ा हिस्सा था। मतलब सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल अगर पूरे ईरान में कहीं था तो महात्मा गांधी जी के नाम पे था, और उस महात्मा गांधी जी के नाम वाले हॉस्पिटल पे इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, उसको पूरा तबाह किया, उसको बर्बाद किया। लेकिन हमारे देश में एक जो विशेष नफरती प्रजाति पाई जाती है, वो नफरती प्रजाति कुछ भी बोलने को तैयार नहीं कि हमारे राष्ट्रपिता के नाम पे हमला हुआ है, क्या हम कुछ बोल सकते हैं? क्यों? क्योंकि मुंह में कुछ ऐसी विशेष सामग्री उन्होंने रख रखी है जिसके बाद बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बहरहाल जो जाफर अब्बास जाफरी साहब थे, उन्होंने एक वीडियो डाला है, मैं चाहूंगा कि वो वीडियो आप डिटेल में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त तेहरान में हूँ, और तेहरान में मेरे पीछे महात्मा गांधी हॉस्पिटल है। ये बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल था। देखें किस तरीके से इजराइल और अमेरिका ने जब हमला किया तो इस हमले में किस तरीके से पूरा का पूरा बच्चों का चाइल्ड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल तबाह हो गया। ये बताता है कि अमेरिका और इजराइल दुनिया में बदतरीन लोगों में से वो हैं। उन्हें जब मारा जाता है, जब वो मारते हैं तो ये नहीं देखते कि इंसान है, बच्चा है, हॉस्पिटल है, बस वो बम गिरा देते हैं। अब इसके बरखिलाफ मैं व्यूअर से कहूँगा कि ईरान ने 11 मुल्कों पे हमला किया है। एक जगह आपने सुना एक हॉस्पिटल पे मारा। ईरान में 600 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स पर इस वक्त
इजराइल और अमेरिका ने हमला कर चुका है, 60 से ज्यादा स्कूल्स पे मार चुका है। ये पता चलता है कि दो कौमें हैं, एक जालिम और एक जो अपनी मुल्क का, अपनी मातृभूमि का दिफा भी कर रही है, तो अखलाक, नैतिकता और मॉरल वैल्यूज के साथ। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से तबाही का मंजर पूरे तेहरान के अंदर है। और ये तो केवल एक हॉस्पिटल का मंजर है जो कि बच्चों का हॉस्पिटल था। सोचिए उस हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज होता, बच्चों के डॉक्टर बड़े रेयर होते हैं। क्योंकि कोई बड़ा शख्स होगा अपनी बीमारियों के बारे में बता देगा कि भैया मेरे हाथ में दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, खांसी आ रही है या फिर कोई और दिक्कत है। लेकिन जो बच्चा है वो क्या बताएगा? छोटा सा बच्चा है, वो केवल रोना जानता है। तो ऐसे हाल में जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी बड़ी डिमांड होती है। आप एक जिले में एडल्ट के लिए सैकड़ों अस्पताल देखेंगे, लेकिन बच्चों के लिए केवल 2-4 ही देख पाएंगे। तो ये होती है बच्चों की स्पेशलिटीज की कीमत। और उसी डिपार्टमेंट के सबसे बड़े अस्पताल पे इजराइल ने हमला किया, लेकिन पूरी दुनिया में खामोशी है दोस्तों। और कई सारी ऐसी जगहों पे हमला किया, जैसे खबर निकल के सामने है कि 36 से ज्यादा यूनिवर्सिटी, यानी जो विश्वविद्यालय होता है, कोई स्कूल कॉलेज की बात नहीं कर रहा, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा, 36 से ज्यादा यूनिवर्सिटी पे टारगेट किया। इसके अलावा कम से कम 150-200 स्कूलों को टारगेट किया इजराइल और अमेरिका ने मिलकर। इसके अलावा कम से कम 200-300 अस्पतालों को टारगेट किया। कम से कम 1 दर्जन से ज्यादा रेलवे नेटवर्क को टारगेट किया। कम से कम हजारों जो लोकल सिविलियन थे उनको टारगेट किया। चूंकि जो मरने वालों का आंकड़ा है दोस्तों वो 3000 प्लस है। 3000 में IRGC के बामुश्किल 100 से ज्यादा लोग मरे होंगे, बामुश्किल। मैं श्योरिटी के लिए चलो 500 मान लेता हूं, बाकी 2500 जो थे वो लोकल सिविलियन थे, उनको मारने का काम किया इजराइल और अमेरिका ने। और ये कंप्लीटली जेनोसाइड है। भले इस बात को हम बोलें या ना बोलें, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं हमारे आंख बंद कर लेने से। क्योंकि एक चीज जानिए, सूरज के आगे आप आंख बंद कर लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो जाएगा, आपको पता रहेगा कि सूरज निकला है। सेम हाल है, कोई बोले या ना बोले, सबको पता है कि जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। और इजराइल और अमेरिका ने एकदम वार क्रिमिनल की तरह काम किया। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है IDF के हवाले से। IDF ने एक वीडियो जारी करते हुए दिखाया कि किस हिसाब से IDF ने 180 से ज्यादा ठिकानों पे हमले किए और 3 ऐसे एरिया थे जहां पे ताबड़तोड़ हमले किए। और इनका दावा है कि सैकड़ों की तादाद में हिजबुल्लाह के लोगों को इन्होंने एलिमिनेट किया। मैं चाहूंगा कि वीडियो देखें आप। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से सैकड़ों ठिकानों पे, जी हां, लिटरली सैकड़ों ठिकानों पे हमला करने का दावा इजराइल ने किया। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यहां पे निकल के सामने आता है कि क्या सच में ये हिजबुल्लाह के लड़ाके थे? क्योंकि एक साथ 100 जगहों पे हिजबुल्लाह के लड़ाकों का इकट्ठा होना थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है। भाई जाहिर सी बात है, हिजबुल्लाह को भी पता है कि एयर स्ट्राइक हो सकती है, तो क्या वो सैकड़ों की तादाद में एक जगह पे इकट्ठा होंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। कोई बच्चा भी बता देगा कि नहीं। लेकिन इन्होंने दावा किया कि हमने 100 से ज़्यादा लोगों को मारा है। अब ये लेबनान के लोकल लोग थे, सिविलियन थे, हिजबुल्लाह के लड़ाके थे या फिर कोई और था, इसमें डिफ्रेंशिएट करना दोस्तों थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन जो लोग जानते हैं इजराइल की करतूतों को, उनको ये बात बड़े अच्छे से पता होगी कि क्या इजराइल कर सकता है और क्या इजराइल नहीं कर सकता। खैर, इसी बीच दोस्तों हिजबुल्लाह ने भी एक वीडियो जारी किया है और हिजबुल्लाह ने इस वीडियो में बाकायदा दिखाया कि किस हिसाब से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को भी टारगेट कर रहा। बहरहाल हमारे देश की मीडिया या फिर वहाँ की मीडिया भी इस चीज़ को बड़ा कंट्रोल कर रही है कि हमारे डैमेज की खबरें निकल के सामने ना आए। लेकिन हिजबुल्लाह ने बाकायदा वीडियो जारी करके दिखाया है कि हिजबुल्लाह ने कैसे टारगेट किया। और मैं चाहूंगा कि उस वीडियो को आप भी देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजबुल्लाह भी टारगेट कर रहा है। बहरहाल
खबरें कम निकल के सामने आ रही, लेकिन हाँ टारगेटेड लगातार इजराइल के अलग अलग इलाके हो रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में भी हो रहा है। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट कतर के हवाले से निकल के सामने आई है। कतर ने बड़ा दावा किया है। कतर ने कहा कि हम भारत को ना तो पेट्रोल की कमी होने देंगे, ना ही डीजल की कमी होने देंगे और ना ही गैस की कमी होने देंगे। अब बड़ा सवाल यह निकल के सामने आता है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से हमारे जहाज पार नहीं हो सकते तो कतर कैसे भेजेगा? क्या ये केवल भारत को अपने पक्ष में करने के लिए कतर का बयान है, या फिर कतर के पास कोई बैकअप चैनल है, या फिर कहीं और से सप्लाई पूरी होगी, या फिर महज एक बयान कि हम भी दे देते हैं? अब क्या सच्चाई है क्या नहीं है वो तो ऊपर वाला ही जाने। बहरहाल हमारे देश में क्या सूरत हाल है बताने की जरूरत नहीं, अब तो बच्चा बच्चा जानता है। खैर इसी बीच दोस्तों बड़ी अजीब वीडियो निकल के सामने आ रही है नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेनशाह की, और जो मैंने अभी शुरू में कहा कि आप वीडियो इसको जरूर शेयर कीजिएगा। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेनशाह बकायदा सड़कों पे निकल के जैसे नायक मूवी में था सेम की किसी राशन की दुकान पे चले गए, किसी कपड़े की दुकान पे चले गए, किसी प्लॉट पे चले गए और सारी सरकारी एजेंसी को चेक किया कि क्या सही क्या गलत हो ग्राउंड लेवल पे। ऐसा नहीं कि रिपोर्ट फोन पे मंगवा ली कि हमको रिपोर्ट चाहिए, कहीं भी रैंडम छापा। वीडियो देखें जरा। घरको नक्सा मसा हुनुपर्छ नगरपालिका के हुन्छ त? तपाईको नक्सा मसा हुनु मैले हजुरको अफिसमा त होला नि त। यहाँनिर यत्रो नोटिस दिएको छ अनि के हो यो? हजुरले के 35 दिन भित्र खाली गर भनेर नोटिस दिएको छैन? तपाईको घरको नक्सा मसा हुन्छ? अनि मैले खाली गर्ने किन कसरी गर्ने खाली? मैले तपाईको घरको नक्सा मसा हुन्छ त जाउने। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से बालेनशाह ने काम किया है, और अगर देश का हर नेता ऐसा काम करना चाहे तो कर सकता है, नॉट ए बिग डील। बशर्ते हमारा आपका भी फर्ज बनता है कि उस नेता तक वीडियो पहुंचाया जाए कि ऐसे भी काम हो सकता है। तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा और साथ ही आपकी क्या राय कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी बात।